बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं और हमने डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में इफ़ एल्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इफ़ एल्स के स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स को डेव सी प्लस प्लस के कंपाइलर के ऊपर एग्जीक्यूट करके देखेंगे। हम सबसे पहले इफ़ एल्स का रिव्यू देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में इफ़ एल्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो बेसिकली जो पहली बात हमारे पास वो ये थी कि हमारे पास इफ़ एल्स बेसिकली एक इफ़ स्टेटमेंट का एक और टाइप है, ये एक सेकंड टाइप है। यानी हमने दो किस्म के जो डिसीजन स्ट्रक्चर्स हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। पहला हमारे पास सिंपल इफ़ और दूसरा इफ़ विद टू अल्टरनेट्स। इस इफ़ एल्स के अंदर हमारे पास दो ब्लॉक्स होते हैं। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट दुरुस्त होने की सूरत में भी एक स्टेटमेंट जो ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है और स्टेटमेंट फॉल्स होने की सूरत में भी हमारे पास एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। किसी भी सूरत में हमारे पास दोनों ब्लॉक्स में से कोई ना कोई आपके पास ब्लॉक ज़रूर एग्जीक्यूट होगा, या ये भी नहीं हो सकता कि आपके पास दोनों ब्लॉक्स ही एग्जीक्यूट हो जाएं या दोनों ही स्किप हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इफ़ एल्स ब्लॉक के अंदर हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स कभी भी एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकती और दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास कभी भी स्किप भी नहीं हो सकती। इसका सिंटेक्स हमारे पास सिंपल सा सिंटेक्स है। इसमें हम इफ़ का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन लिखने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हम अब प्रोग्राम्स के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद कंडीशन दुरुस्त होने की सूरत में हम जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं हम वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, और कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में हम एल्स लिख लेते हैं। और एल्स की भी स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर आपके पास कंडीशन दुरुस्त हो जाए तो फिर ये इफ़ के बाद की फ़ौरन जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और अगर आपके पास इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये इफ़ के फ़ौरन बाद की जो स्टेटमेंट्स हैं ये स्किप हो जाएगी, और जो कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली इफ़ के बाद जो स्टेटमेंट है उससे आगे मूव कर दिया जाता है। तो जैसे ही हमारे पास जो कंट्रोल है वो इफ़ के बाद स्टेटमेंट से आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, एल्स के पार्ट में आ जाएगा। तो एल्स में हमने कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं लिखी हुई। अगर हमारे पास कंडीशन यहाँ पर फॉल्स आपके पास हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमें एल्स की में दोबारा उस कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो उस सूरत में हम अपनी स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें फ़ायदा इफ़ एल्स में ये हो जाता है कि आपके पास कंडीशन दुरुस्त होने की सूरत में भी हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और कंडीशन को फॉल्स होने की सूरत में भी हम उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो प्रोग्राम हमारे पास बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि हमें दोनों सूरतों में हमें उसके रिज़ल्ट्स जो है वो नज़र आ सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सिंटेक्स में अगर हम दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको सिंटेक्स नज़र आ रहा है, इफ़ के बाद कंडीशन है, कंडीशन के बाद ये जो हमारे पास ब्रेसेस लगी हुई हैं ये बेसिकली इफ़ की बॉडी कहलाती है। हमारे पास जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी कंडीशन दुरुस्त होने की सूरत में इफ़ के बाद ये इन बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सब की सब एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस सूरत में इस बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये सब की सब स्किप हो जाएंगी, और एल्स का जो पोर्शन आपके पास वो आपके पास एग्जीक्यूट होगा। और एल्स में बाद में जितनी भी स्टेटमेंट्स आपने लिखी हुई हैं वो सब की सब एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो हमें जब भी अगर आपके पास स्टेटमेंट्स दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स मौजूद हों तो उसके लिए आप हमेशा कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास इफ़ के बाद सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो तो फिर आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ के फ़ौरन बाद जो भी हमारे पास अगर बॉडी है या आपके पास कोई स्टेटमेंट है तो वो इफ़ का हिस्सा हो जाती है। तो यहाँ पर हमने क्योंकि ब्रेसेस लगा दी हैं तो इफ़ के बाद हमने ये जो ब्रेसेस हैं ये सारा बेसिकली इस इफ़ का पार्ट बना दिया गया है। तो कंडीशन दुरुस्त होने की सूरत में ये सारा का सारा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में ये सारा का सारा ब्लॉक स्किप हो जाएगा, और एल्स का जो ब्लॉक है वो सारा आपके पास एग्जीक्यूट हो जाए।
डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम डेफ सी प्लस प्लस कंपाइलर के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज़ इवन और ऑड यूजिंग इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। तो इस स्टेटमेंट के अंदर हमें कहा जा रहा है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर हम जो नंबर है वो यूज़र से मांगें और फिर हम ये बताएं कि जो नंबर यूज़र ने एंटर किया था क्या वो इवन था या ऑड था, और हमने इसके लिए इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्योंकि शुरू के इनिशियल प्रोग्राम्स हैं, इसलिए यहाँ पर आपको डिसीजन स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया जा रहा है कि आप कौन सा डिसीजन स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह जैसे हम आगे चलते जाएंगे फर्दर, तो उसमें आपके अपनी चॉइस है। आप बहुत सारे हम इफ़ एल्स के डिसीजन स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, उसमें से आप जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया जाए कि आपने स्पेसिफ़िक वही डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आपने सिर्फ उसी डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा। तो सबसे पहले हम ये बेसिकली हम दोबारा से जो हमारे इस डेफ सी प्लस प्लस के कंपाइलर को पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले ये बताता चलूँ कि हमारे पास ये दो बैक स्लैशेस यहाँ पर लगे हुए हैं। ये बेसिकली हमारे पास बैक स्लैश जो होता है ये हमारे पास कमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों लाइनों के ऊपर, लाइन नंबर 1 और 2 के ऊपर हमारे पास बैक स्लैशेस नज़र आ रहे हैं और हमारे पास जो हैंड राइटिंग है ये सारी ब्लू कलर से नज़र आ रही है। जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो बेसिकली हमारे ये जो दोनों लाइनें ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगी। तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई नोट्स लिखने के लिए या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए हम बैक स्लैशेस का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम अपने जब भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी हेडर फाइल्स ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम हैश इंक्लूड 2 हेडर फाइल्स हम इस्तेमाल करेंगे, .io.h, एक हमारे पास हेडर फाइल ये है और दूसरी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये जो हमारे पास है बेसिकली हम इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये बेसिकली हमारे पास ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इनको जो है मेन हेडर फाइल्स भी हम इसके कहते हैं। ये हमारे पास हेडर फाइल्स कहलाती हैं या हम इन्हें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। इसके बाद हमेशा हम अपना मेन प्रोग्राम शुरू करते हैं। आपके पास अगर आप डेफ सी प्लस प्लस का कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हमेशा मेन के बाद 2 ब्रैकेट्स लगा सकते हैं, और अगर आप टर्बो सी के कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पे आप वॉइड मेन और 2 ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास मेन फंक्शन है ये हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद हम अपने ओपन ब्रेस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास यानी कि हम मेन की इस वक्त बॉडी स्टार्ट करने लगे हैं, इसे हम ओपन ब्रेस कहते हैं। इसके फ़ौरन बाद हम अपना जब भी प्रोग्राम को लिखेंगे हमेशा मेन की बॉडी से थोड़ा सा आगे आप एक टैब प्रेस कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे। अब जो हमारा सबसे पहला काम यहाँ पर ये है कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने जो नंबर है वो बेसिकली यूज़र से मांगना है। तो सबसे पहला काम हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास ये होता है कि हमने डाटा टाइप सेलेक्ट करनी है और दूसरा हमारे पास वेरिएबल का नेम। तो डाटा टाइप जैसे कि हम यहाँ पर यूज़र से एक नंबर मांगेंगे तो वो नंबर हमारे पास एक होल नंबर या कंप्लीट नंबर होगा, इसलिए हम इसकी डाटा टाइप इंटीजर सेलेक्ट कर लेते हैं और वेरिएबल का नाम हम यहाँ पर n रख लेते हैं। n लिखने के बाद हमारे पास हम सेमीकोलन लगा देते हैं। ये बेसिकली हमारे पास टर्मिनेटर कहलाता है। ये हमारे पास जो लाइन है इसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं, यानी हम जब भी डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाएगा। अब हमारे पास हमने यहाँ पर इंटीजर n डिफ़ाइन कर लिया है। इंटीजर n में हमने इस n के अंदर क्योंकि जो नंबर है वो यूज़र की तरफ से आएगा, इसलिए हमें यहाँ पर यूज़र को एक मैसेज स्क्रीन के ऊपर देना होगा कि यूज़र यहाँ पर कोई नंबर अपना एंटर करे। तो यहाँ इसके लिए हम प्रिंटफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम डबल कोटेशन इस्तेमाल करते हैं और यूज़र को हम एक मैसेज दे देते हैं कि यूज़र एक नंबर एंटर करे। यूज़र जैसे ही नंबर
ये जिस स्क्रीन के ऊपर जैसे ये मैसेज प्रिंट होगा, इसके बाद यूज़र कीबोर्ड से किसी भी नंबर को लिखने के बाद एंटर प्रेस करेगा। तो जैसे ही वो एंटर नंबर प्रेस करेगा तो इनपुट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो बेसिकली हमारे पास स्कैन एफ का फंक्शन है। स्कैन एफ फंक्शन के लिए के बाद हम डबल कोटेशन के अंदर हम डाटा टाइप लिखते हैं। डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफाइड लिखा जाता है। तो बेसिकली इंटीजर के लिए हमारे पास %d है, और इसके बाद जो हम वैल्यू है वो बेसिकली हम n के अंदर हासिल करना चाहते हैं। तो ये जो हमारे पास एंड है, ये इसके हम एम्परसेंड ऑपरेटर कहते हैं, या हम इसे एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। तो एड्रेस ऑपरेटर के बाद हम लाइन के आखिर में सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास इनपुट का फंक्शन हो गया। तो अब इस प्रोग्राम को यहाँ तक हमारे पास जो प्रोग्राम है, ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम अ यूज़र। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो यूज़र से एक नंबर मांगेगा, और हमारा प्रोग्राम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो कंडीशन है, कंडीशन हम लगा के देखते हैं। एंड फाइंड वेदर इट इज़ इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पर अब कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन लगाने के लिए हमने यहाँ पर सिंपल इफ़ लिखना है। ये हमारे पास इफ़ जो है कीवर्ड है। इसके बाद दोनों ब्रैकेट्स लगाई जाएंगी। अब जो हमारे पास जो नंबर है वो बेसिकली n है। हम इस n का जो है वो मॉड ले लेते हैं 2 के साथ, n mod 2। तो इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा हम उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। ये जो हमारे पास मॉड ऑपरेटर है ये बेसिकली रिमाइंडर ऑपरेटर कहलाता है। तो n का जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा, और उसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास ये फंक्शन वापस रिटर्न करेगा। अगर हमारे पास n mod 2 अगर इसका रिटर्न हमारे पास 0 आ जाए, यानी अगर हम इसको 2 के साथ डिवाइड करें और डिवाइड करने की सूरत में अगर हमारे पास उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, और लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर भी हमारे पास यानी n mod 2 का आंसर 0 हो और राइट हैंड साइड के ऊपर 0 है, ये जो हमारे पास है ये रिलेशनल ऑपरेटर में से इक्वालिटी ऑपरेटर कहलाता है। ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करता है। अगर हमारे पास n mod 2 का आंसर 0 हुआ और राइट साइड पे भी 0 हुआ तो इसका मतलब है हमारे पास वो नंबर इवन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूज़र हमारे पास 10 एंटर करता है तो 2 को हम 10 से अगर डिवाइड कर लें तो 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो लेफ़्ट साइड पे भी 0 और राइट साइड पे भी 0 हमारे पास हो जाएगा। इसका मतलब है इस ऐसी सूरत में हमारे पास जो हम अब इसमें लिख सकते हैं कि जो नंबर है हम यहाँ पे नंबर भी मेंशन कर लेते हैं कि यूज़र ने बेसिकली हमें अब यहाँ पर हम प्रिंट एफ में साथ में नंबर भी हम देख लेते हैं। प्रिंट एफ %d इज़ इवन, यानी यूज़र ने जो भी हमें नंबर दिया है हम इसको यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम n लगा देंगे। तो अब ये जो हमारे पास प्रिंट एफ का फंक्शन है %d, ये बेसिकली डाटा टाइप है। %d बेसिकली इस n को रेफ़र कर रहा है। यूज़र ने जो भी नंबर हमें दिया होगा वो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास %d की जगह के ऊपर वो n के अंदर जो भी नंबर है वो हमें यहाँ पर नज़र आएगा, और उसके बाद मैसेज जो है इज़ इवन, जो भी नंबर है वो हम वहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे। ये उस सूरत में अगर यूज़र हमारे पास कोई ऐसा नंबर एंटर करता है जिसका रिमाइंडर हमारे पास 0 निकल आता है, तो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास 0 होने की सूरत में कंडीशन दुरुस्त हो जाएगी, और हमारे पास जो नंबर है वो यहाँ पर इवन प्रिंट हो जाएगा। अब इफ़ के बाद हमारे पास जो इसका दूसरा हिस्सा है वो हमारे पास बेसिकली एल्स का हिस्सा है। एल्स के बाद भी हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास नंबर जो है वो यूज़र ऐसा नंबर एंटर करता है जो आपके पास उसमें जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, यानी उसका रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाता है, तो इस सूरत में हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 1 आ जाएगा और राइट साइड पे 0 आ जाएगा। लेफ़्ट और राइट साइड जब इक्वल नहीं होंगी तो इफ़ के फ़ौरन बाद की जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाएगी, और जो कंट्रोल है वो एल्स की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। और एल्स के बाद जो हमारे पास प्रिंट एफ का मैसेज है, जो भी नंबर यूज़र ने यहाँ पर एंटर किया होगा वो वहाँ पर उसके साथ नंबर शो होगा, और उसके बाद इज़ ऑड लिखा हुआ आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो
प्रोग्राम है यहाँ पर हमारे पास एंड हो गया। इसके बाद हम गेट ch लगा लेते हैं और प्रोग्राम की बॉडी को हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। इस फंक्शन को बेसिकली हम क्लोज ब्रेस कहते हैं। तो हमारे पास जो जितना भी फंक्शन है वो बेसिकली हमारे पास इस मेन की बॉडी के अंदर है। तो अब जैसे ही आप प्रोग्राम को देखेंगे तो आपको मेन के फ़ौरन बाद जो बॉडी है वो आपको ओपन और क्लोज ब्रेस यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर हमने जब प्रोग्राम लिखा है इफ़ के बाद जो आपको इसका स्टेटमेंट है वो भी आपको सेपरेट नज़र आ रही है। एल्स के बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो भी आपको बिल्कुल सेपरेट नज़र आ रही है। तो इसी तरीके से आपने प्रोग्राम को लिखना होता है। अब हम इसे सबसे पहले कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल करने के लिए आप F9 भी प्रेस कर सकते हैं या आप यहाँ से इस बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। इसका मकसद बेसिकली ये है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर कोई एरर है तो हमें उसके बारे में पता चल जाए। तो हम अब इस प्रोग्राम को इसका नाम जो है वो इवन ऑड रख लेते हैं और इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। अब ये कंपाइल होगा। इस वक्त हमारे पास एरर्स भी ज़ीरो हैं और हमारे पास इस वक्त जो वार्निंग्स हैं वो भी हमारे पास ज़ीरो है, यानी इस प्रोग्राम को बनाते हुए हमने किसी भी किस्म की मिस्टेक नहीं की हुई। तो अब इसके साथ ही अब हम इसे रन करके देखते हैं। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पर अपने printf का में मैसेज लिखा हुआ था एंटर अ नंबर, वो आपको स्क्रीन के ऊपर वही मैसेज लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अब सबसे पहले हम इवन नंबर ही ट्राई करके देखते हैं। हम यहाँ पर 10 लिखते हैं। 10 लिखने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको साथ ही जो हमारे पास एक और printf का मैसेज है %d इज़ ऑड 10 इज़ सॉरी %d इज़ इवन। तो हमारे पास 10 इज़ इवन यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। और इसके साथ ही हमने देखें इफ़ के बाद जो एल्स का पोर्शन है वो बेसिकली स्किप हो चुका हुआ है और उसके बाद हमारे पास जो एल्स के बाद वाला printf है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एंड ऑफ प्रोग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर दोनों सूरतों में हम यहाँ पर इसके एंड पे /n कर लेते हैं ताकि हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारे पास न्यू लाइन के ऊपर चला जाए। अब हम इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। अब एंटर अ नंबर, हम यहाँ पर अब ऐसा नंबर ऑड नंबर एंटर करके देखते हैं। अब हम 9 एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 9 इज़ ऑड और साथ ही हमारे पास जो आपके पास एल्स का हिस्सा था 9 इज़ ऑड और उसके बाद जो आपके पास है वो बेसिकली आपको यहाँ पे नज़र आ गया कि बेसिकली हमारे पास जो नंबर है वो ऑड नंबर है और इसके बाद हमारे पास जो कंट्रोल है वो बेसिकली आपके पास ट्रांसफ़र जो है वो हो चुका हुआ है। अब डिस्टेंस हम इसको अपने प्रोग्राम को चेक करते हैं किसी ऑड नंबर के लिए। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अपने दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। यहाँ पर हम एक ऐसा ऑड नंबर फॉर एग्जांपल हम 9 को लिख लेते हैं। 9 लिखने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 इज़ ऑड और इसके बाद हमारे पास जो लाइन है आपके पास बेसिकली एंड ऑफ प्रोग्राम, ये एल्स के बाद की जो लाइन है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम जो है वो इवन और ऑड नंबर दोनों के लिए सही चल रहा है। इसके बाद आप कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस कर सकते हैं। प्रेस करने के बाद आप इस प्रोग्राम से यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेसिकली डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हम एक और प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसकी हम स्टेटमेंट सबसे पहले देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड फाइंड वेदर दीज नंबर्स आर इक्वल और नॉट यूजिंग इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमने यूज़र से 2 नंबर्स मांगने हैं, इनपुट करवाने हैं और जो दोनों नंबर्स यूज़र हमें देगा और हम उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि बेसिकली जो नंबर्स एंटर किए गए हैं क्या वो इक्वल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले जो मेन हमारे पास प्री प्रोसेस डायरेक्टिव होते हैं हम उसे शामिल कर लेते हैं। उसके लिए हम #include .io.h और इसके बाद #include stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये दोनों हेडर फाइल्स हम शामिल कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे। मेन फंक्शन के बाद हम ओपन ब्रेस लगा लेते हैं। ब्रेसेस लगाने के बाद हमारे पास सबसे पहला काम जो है वो हमने यूज़र से सबसे पहला काम हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइज़ करना होता है। तो हम जो यहाँ पर आपके पास वेरिएबल्स हैं उनको हम इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने उनके लिए डाटा टाइप को सिलेक्ट करना है कि बेसिकली हमारे पास जो डाटा टाइप्स हैं वो आपके पास क्या होंगे, क्योंकि दोनों नंबर्स हमारे पास कंप्लीट नंबर्स होंगे, होल नंबर्स होंगे, इसलिए हम इसकी डाटा टाइप जो है वो इंट रख सकते हैं। एक हम
जो वेरिएबल का नाम है, एक का नाम ए और दूसरे का नाम हम बी रख सकते हैं। अब क्योंकि ये वेरिएबल्स हमने यूज़र को शो नहीं करवाने, इसलिए हम एक शॉर्ट जो नेम होता है उसे हम यहाँ पर रख सकते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद हमने सबसे पहला काम जो है, हमने यूज़र से नंबर इनपुट करवाना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक मैसेज जो है वो एंटर कर लेते हैं। डबल कोटेशन के अंदर हम यूज़र से कहते हैं कि एंटर फर्स्ट नंबर। यूज़र जैसे ही हमारे पास अपना फर्स्ट नंबर एंटर करेगा और उसके बाद फिर हम उसको साथ ही स्कैनएफ की मदद से नंबर को हासिल करेंगे। उसके लिए हमारे पास %d, ये बेसिकली उसकी डाटा टाइप है। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और एम्परसेंड या एड्रेस ऑपरेटर लगाया जाएगा और सबसे पहली वैल्यू जो है वो बेसिकली हम ए पे हासिल करना चाहते हैं। और इसके बाद फिर हम सेमीकोलन लगा देंगे। तो इस प्रोग्राम के एंड में हम सेमीकोलन लगा देते हैं। इसके बाद हम दोबारा से प्रिंटएफ करते हैं और यूज़र से हम सेकंड नंबर मांगते हैं। अब ये जो हमारे पास बेसिकली जो दूसरा नंबर है वो बेसिकली हमने बी में हासिल करना है। तो अब हमने यहाँ पर दो प्रिंटएफ लिख लिए। पहला प्रिंटएफ हमारे लिए फर्स्ट नंबर के लिए काम करेगा। इसके बाद यूज़र जो भी नंबर लिखने के बाद एंटर प्रेस करेगा वो हमारे पास बेसिकली ए में स्टोर हो जाएगा। इसके फ़ौरन बाद हमारे पास एक और मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा जिसमें हमने यूज़र से एक और नंबर मांगा है और जैसे ही हम वो लिखेंगे उसके फ़ौरन बाद स्कैनएफ के फंक्शन की मदद से हम दूसरे नंबर को भी बी के अंदर स्टोर करवा लेंगे। अब हमारे पास कंडीशन की बारी आती है तो उसके लिए हम यहाँ पर अब इसमें कंडीशन लिख लेंगे। इफ़ ए अगर डबल इक्वल टू बी, ये वही ऑपरेटर जो हमने लास्ट प्रोग्राम में भी इस्तेमाल किया था कि अगर ए और बी दोनों आपस में सेम हो गए, इफ़ ए डबल इक्वल टू बी, तो यहाँ पर हम अपना मैसेज प्रिंट कर लेंगे नंबर्स आर इक्वल। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोग्राम के आखिर में सेमीकोलन लगाया जाएगा। इसके बाद अगर हम एल्स का पोर्शन लिखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये दोनों नंबर्स इक्वल नहीं होते तो हम इसके लिए मैसेज प्रिंट कर लेंगे नंबर्स आर नॉट इक्वल। इसके बाद प्रोग्राम को हम ख़त्म कर लेंगे, गेट ch लिखेंगे, सेमीकोलन लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो नंबर, सबसे पहले दो नंबर्स इनपुट करवाए जाएंगे। उसके बाद इस फंक्शन की मदद से हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। अगर आपके पास लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाती हैं तो हमारे पास इस सूरत में मैसेज जो है वो इफ़ वाला प्रिंट हो जाएगा, नंबर्स आर इक्वल। और अगर आपके पास ये लेफ़्ट और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होती तो ये वाली लाइन स्किप हो जाएगी और एल्स वाला पोर्शन यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसके लिए हम सबसे पहले अपने कंपाइलर को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने से पहले हम अपने प्रोग्राम को स्टोर कर लेते हैं। इसको एक नंबर असाइन कर लेते हैं, इक्वल नंबर्स। अब इसके साथ ही हमारे पास इस वक्त एरर्स भी ज़ीरो हैं और वार्निंग भी ज़ीरो है। अब हम इस अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पर हम 9 लिख लेते हैं। एंटर सेकंड नंबर, यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा नंबर्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है वो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं हो सके, इसलिए हमारा प्रोग्राम जो है वहाँ पर हमें मैसेज आ गया एल्स वाला कि नंबर्स आर नॉट इक्वल। अब हम दोबारा से रन करते हैं। अब इस दफ़ा हम इसे 111 और सेकंड नंबर भी 111 देते हैं। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास एक जैसी आ गई हैं। तो अब हमारे पास जो मैसेज है वो आपके पास बेसिकली प्रिंट हो जाएगा, नंबर्स आर इक्वल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कोई भी की प्रेस करने के बाद हम अपने कंपाइलर से बाहर आ जाएंगे। अब आपने देख लिया कि हमारे पास ये इवन ऑड में भी हमारे पास कंडीशन यहाँ पर इक्वलिटी ऑपरेटर की मदद से हमने लेफ़्ट और राइट हैंड साइड को कंपेयर किया, और यहाँ पर भी हमने इक्वलिटी ऑपरेटर से हमने लेफ़्ट और राइट हैंड साइड को दोनों को आपस में कंपेयर किया। इस प्रोग्राम में हमारे पास इवन और ऑड फाइंड हो रहे हैं, और इस प्रोग्राम के अंदर हम लेफ़्ट और राइट हैंड साइड को कंपेयर करके हम अपने नंबर्स को देख रहे हैं। और इसमें प्रोग्राम्स में हमारे पास जहाँ पर कंडीशन दुरुस्त होने की सूरत में वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं, वहाँ पर कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में भी हमें रिज़ल्ट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम की भी समझ आ गई होगी। अब जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की है, हमने इफ एल्स के फंक्शन की आज हमने बात की है, और हमने अपने डेव C++ कंपाइलर के ऊपर 2 प्रोग्राम्स जिसमें हमने इवन ऑड नंबर्स और 2 नंबर्स को हमने इनपुट करवा के इक्वल करना हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए और उनको चला के हमने देखा। तो आप भी इसी तरीके से डेव C++ कंपाइलर को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को बनाने की कोशिश करेंगे और बुक में बाकी जो प्रोग्राम्स हैं उनकी भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने 2 मज़ीद नए प्रोग्राम्स के साथ दोबारा से इसकी इफ एल्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको कंपाइलर की मदद से अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए। इंशाल्लाह तब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।